सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें मुख्य घटनाक्रम आज जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। 5 देशों की राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी कि नामीबिया जो उनका 5वां और अंतिम चरण था, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताएंगे कि 5 देशों की ये विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी सफल रही है, कितनी महत्वपूर्ण रही है। इसके साथ साथ बात होगी बिहार की। बिहार में जिस तरीके से गहन मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा है, SIR, उस पर आज कई याचिकाएं लगी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। बताएंगे आपको कि क्या इन याचिकाओं में दलीलें दी जा रही हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों 50% टैरिफ ब्राजील पर फोड़ डाला है। इसके साथ साथ कई और देशों पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर है टैरिफ बम गिराने की। इसके साथ अगर खेल की खबरों की बात करें तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत इंग्लैंड का टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच की होने वाली है शुरुआत। 1-1 की बराबरी पर है। बताएंगे कि भारत की रणनीति क्या है। इसके साथ साथ होगी अखबारों की सुर्खियां, बताएंगे आपको मौसम का हाल। शुरू कर लेते हैं नया सवेरा सुबह की सुर्खियों के साथ। नामीबिया में संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, हम अपने दम और अपने शर्तों पर होगा ग्लोबल साउथ का विकास। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद अब से थोड़ी देर में स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, हीरे की तरह चमकेंगे दोनों देश के रिश्ते। अब तक 27 देशों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की समय सीमा तक काम पूरा होने का संशय। और खेल की खबरों में भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होगा मुकाबला। बुमराह करेंगे वापसी। फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है सीरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। पीएम अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। उनकी यात्रा का अंतिम चरण नामीबिया था। 2 जुलाई से शुरू हुई विदेश यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी घाना पहुंचे थे, फिर त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और अंत में नामीबिया की यात्रा की। प्रधानमंत्री के इस दौरे से इन सभी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया था। संसद संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नामीबिया दोनों ही लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ जीते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है जो कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ का विकास मूल्य आधारित, अपने दम पर, अपने शर्तों पर होगा। स्वतंत्रता से समृद्धि, मानवता के लिए विकास होगा। 20वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता ने दुनिया को प्रभावित किया था, वहीं 21वीं सदी में भारत का विकास दुनिया को प्रभावित करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संसद को संबोधित किया। 20th century, India's independence lit a spark, one that inspired freedom movements across the world, including here in Africa. In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead, and shape its own future
The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. For this message to echo louder, we must act together. Let us create a future defined not by power, but by partnership. Not by dominance, but by dialogue. Not by exclusion, but by equity. This will be the spirit of our shared vision. From freedom to future, स्वतंत्रता से समृद्धि, संकल्प से सिद्धि. From the spark of independence to the light of shared progress, let us walk this path together. प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 अध्यक्षता के दौरान सदस्य बनाए जाने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास के साथ दुनिया के सपनों को भी पूरा करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अफ्रीका को भारत सिर्फ रिसोर्स का सोर्स नहीं मानता है, बल्कि वह चाहता है कि स्थानीय स्तर पर भी समृद्ध हो. I had laid out 10 principles of our engagements with Africa. Today, I reaffirm India's full commitment to them. They are based on respect, equality, and mutual benefit. We seek not to compete, but to cooperate. Our goal is to build together, not to take, but to grow together. We believe that Africa must not be just a source of raw materials. Africa must lead in value creation and sustainable growth. That is why we fully support Africa's Agenda 2063 for industrialization. उन्होंने नामीबिया को रक्षा सुरक्षा में सहयोग करने का भरोसा दिलाया. इसके साथ ही नामीबिया द्वारा यूपीआई को अपनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री ने खुशी भी जाहिर की. We are thrilled that Namibia is the first country to adopt India's UPI, Unified Payment Interface technology. Soon, people will be able to send money faster than one can say Tangi Unene. Our bilateral trade has crossed $800 million. But like on the cricket field, we are just warming up. प्रधानमंत्री ने नामीबिया द्वारा भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग करने के लिए चीता उपहार स्वरूप दिए जाने का जिक्र किया और नामीबिया का धन्यवाद दिया. उन्होंने बताया कि भारत के कोनों में चीता पूरी तरह से भारतीय जलवायु में ढल चुके हैं. India and Namibia have a powerful story of cooperation, conservation, and compassion. When you help us in reintroducing cheetahs in our country, we are deeply grateful for your gift.
भारत नामीबिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, निवेश, खनिज संसाधनों और रक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और डिजिटल क्षेत्र में शामिल है। भारत का $600 मिलियन का व्यापार है और $800 मिलियन का भारतीय निवेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलेटविचा मैराबिलिस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नामीबिया की मित्रता बहुत पुरानी है और भविष्य में दोनों देशों की साझेदारी और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नामीबिया विश्व के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर में से एक है और भारत सबसे बड़ी डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री। पीएम ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में दोनों देशों की साझेदारी भी हीरो की तरह जगमगाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं। उनके नेतृत्व की क्षमता का हर कोई कायल है। अभी 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम को चौथा नागरिक सम्मान दिया गया। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल 27 देश सम्मानित कर चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ गर्मजोशी से स्वागत किया गया, बल्कि उन्हें नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलेविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया। नामीबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह है, जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामीबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत और नामीबिया की अविचल दोस्ती का साक्षी है और आज इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों को, उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। इससे पहले ब्रासीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस प्रदान किया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान सौंपा। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैको में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैको और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 27 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने पीएम को ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। यहाँ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे न्याय सवेरा में। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। यह उनके सभी कांग्रेस पूर्ववर्तियों के कुल संबोधनों की संख्या के बराबर है। पीएम मोदी ने यह उपलब्धि इस महीने के पहले सप्ताह में 5 देशों की यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया की संसदों में दिए गए अपने नवीनतम भाषणों के साथ हासिल की है। कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों को मिला दें तो उन्होंने कुल मिलाकर 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। पीएम मोदी के बाद दूसरा स्थान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है, जिन्होंने 7 बार दूसरे देशों की संसद को संबोधित किया है। इंदिरा गांधी ने 4 बार, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, राजीव गांधी ने 2 बार और नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। पीएम मोदी की इस उपलब्धि में उनकी वैश्विक कूटनीति की झलक भी मिलती है। उन्होंने जिन देशों की संसदों को संबोधित किया है, उनमें विकसित और विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं। ये भारत के व्यापक वैश्विक सम्मान को दर्शाता है। विगत वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के जिन देशों की संसदों को संबोधित किया, उनमें अमेरिका से लेकर युगांडा तक शामिल है। अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार 2016 और 2023 में संबोधित किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, भूटान और नेपाल की संसदों को संबोधित किया। 2015 में ब्रिटेन, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस की संसद को संबोधित किया। पीएम ने 2018 में युगांडा, 2019 में गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में हैं। यहाँ वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बैठक में 4 पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के करीब 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक के मद्देनजर रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉय माल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले में दायर 10 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये याचिकाएं विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, वकीलों और सामाजिक संगठनों ने दाखिल की है, जिनमें मतदाता अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है। इन याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, राजद सांसद मनोज झा, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, अरशद अजमल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और PUCL जैसे संगठन शामिल हैं। उनका कहना है कि करोड़ों गरीब और वंचित मतदाताओं को दस्तावेज साबित करने के दबाव में वोटर लिस्ट से बाहर किया जाता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने इस प्रक्रिया के समर्थन में याचिका दाखिल की है। आइए समझते हैं कि बिहार वोटर लिस्ट का आखिर मसला है क्या। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया। SIR कहा जा रहा है इसको। SIR 2 तरीकों से हो रहा है।
दो तरीके आपको बताते हैं। पहला, बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO घर घर एक प्री फील्ड फॉर्म गणना प्रपत्र मतदाता की जानकारी और दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरा तरीका यह है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। यह प्री फील्ड फॉर्म का मतलब यह है कि वोटर के बारे में जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी होगी। हाउस टू हाउस सर्वे 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक किया जाएगा। ECI की ओर से 11 दस्तावेजों की सूची जारी है। 11 में से एक दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ लगाना होगा। 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा। दावे या आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी। वहीं 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, यानी कि फाइनल रिपोर्ट। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पुनरीक्षण असंभव है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव। उससे पहले ये बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। विधानसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब असंभव है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव प्रस्तावित है और राज्य में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं। उधर ECI का कहना है कि नियमों के अनुरूप और पारदर्शी प्रक्रिया है। विपक्ष की ओर से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति कह रही है। NDA के सभी घटक दल पुनरीक्षण के समर्थन में और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का समर्थन कर रहा है NDA। या केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों या फिर पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए। सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC या PSU से जारी कोई भी दस्तावेज चलेगा। इसके साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट या शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट, राज्य सरकार की किसी संस्था की ओर से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, OBC, SC या ST का जाति प्रमाण पत्र। तो ये 11 डॉक्यूमेंट जो है चुनाव आयोग की तरफ से तय किए गए हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी लगाया जा सकता है। राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, सरकार की ओर से जारी घर या जमीन का प्रमाण पत्र भी। NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि बिहार में लागू नहीं है। तो चुनाव आयोग की ओर से ये तय 11 डॉक्यूमेंट्स है। पुनरीक्षण के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज की जरूरत। की बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ आगे चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1,11,000 बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। औसतन लगभग 7,000 यात्री जम्मू से निर्धारित काफिले में आधार शिविरों तक यात्रा कर रहे हैं, जिनके साथ सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां होती हैं। प्रतिदिन गुफा मंदिर पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलग अलग जत्था लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन
के लिए पहुंच रहा है। आज भी नुनवान बेस कैंप से एक और जत्था रवाना हुआ है और आपको बता दें कि 1 लाख से ज्यादा हमारा पूरा ग्रुप है और लगभग 25 साल से आता जा रहा है और मैं तो मेरा दूसरा बार आना हुआ है। ऐसे ही तो बाबा के दरबार में आना तो एक किस्मत वाला हूँ। कई लोग तो आधे रास्ते बैक हो जाते हैं, मैं तो मतलब दूसरी बार कर रहा हूँ दर्शन। व्यवस्था अच्छा मोदी जी का भाई चल रहा है, बहुत बढ़िया। हर जगह कई चेंजेस आते जा रहे हैं। सिक्योरिटी देख रहे हैं, कितना मदद मिल रही है यहाँ पे, और खाने पीने का लग ही नहीं रहा है, लग रहा घर परिवार है पूरा हमारा। यहाँ के लोग कोऑपरेट कर रहे हो, देखना व्यवस्था की पहले से कई गुना व्यवस्था चेंज हुई है यहाँ पे। मैनेजमेंट बहुत काफी अच्छा है, अंदर भी और बाहर भी, और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, समस्या कहीं भी नहीं है इस बार। बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल भी बाहर के भी सब जगह के। भगवान भोलेनाथ सबको खुश रखे। भोले बाबा के तो दर्शन हमेशा ही होते हैं, हमेशा होते हैं। बस हमको देखना पड़ता है कि भोले बाबा है कहाँ। दर्शन तो डेली होते हैं। बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया। लोगों से आप लोग मिले हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, सुविधा बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है। आर्मी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सेवा कर रहे हैं, काबिल तारीफ है सर। जिन लोगों ने गवर्नमेंट ने ड्यूटी दे रहे सभी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, काबिल तारीफ है सर। भारतीय संस्कृति या सनातन परंपरा में गुरु का स्थान अद्वितीय है। गुरु ज्ञान रूपी शलाका से अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं और अज्ञानी शिष्यों के लिए ज्ञान के नेत्र खोलते हैं। प्राचीन काल से ही सभी शिष्य अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का परंपरागत रूप से पालन करते आए हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए शिष्य आज भी गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन विशेष रूप से आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दिल्ली के बिरला मंदिर, आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या के सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। ये अलग अलग मंदिर की तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराया था, वहीं भारत ने बर्मिंघम टेस्ट में 336 रन से जीतकर सीरीज में शानदार वापसी की। सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से लॉर्ड्स में खेला जाना है। दोनों टीमों की नजर लॉर्ड्स में जीत के साथ सीरीज में बढ़त बनाने पर रहेगी। क्रिकेट का गढ़ कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में कई रिकॉर्ड्स बने हैं। अब यहां टीम इंडिया इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही रोमांचक सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। सीरीज का तीसरा मैच 10 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा।
बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप की धारदार गेंदबाजी और शुभमन गिल की रिकॉर्ड तोड़ पारी की मदद से भारत को 336 रन की ऐतिहासिक जीत मिली थी। लॉर्ड्स में भारत के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत ने अब तक लॉर्ड्स के मैदान पर कुल 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से भारत को 3 में जीत हासिल हुई। 12 मैच में भारत को हार मिली, वहीं 4 ड्रॉ रहे। भारत ने लॉर्ड्स में अपना पहला मैच 1986 में कपिल देव की अगुवाई में जीता था। इसके बाद जीत के लिए टीम को लंबा इंतजार करना पड़ा। 2014 में MS धोनी की कप्तानी में भारत यहां 95 रन से मैच जीता। वहीं 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत लॉर्ड्स में 151 रन से मैच जीतने में कामयाब रहा। इस बार टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। बर्मिंघम में पहली बार जीतने के बाद टीम इंडिया अब लॉर्ड्स में जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। मेजबान इंग्लैंड की बात करें तो लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड ने 145 मैच खेले हैं। 59 मैच में उसे जीत मिली है और 35 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 51 मुकाबले ड्रॉ रहे। इस सीरीज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय बैटिंग ऑर्डर में तीसरे टेस्ट के लिए बदलाव की गुंजाइश कम ही नजर आ रही है। सीरीज में 4 भारतीय बल्लेबाज 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। ओपनर्स अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। पिछले 2 मैच में भारत की ओपनिंग जोड़ी 456 रन बना चुकी है। यशस्वी जायसवाल ने 1 शतक और 1 50 के साथ 220 रन बनाए हैं, जबकि लोकेश राहुल के नाम 236 रन हैं। उनके नाम भी 1 शतक और 1 अर्धशतक है। इन दोनों के अलावा कप्तान शुभमन गिल 585 रन बनाकर सीरीज के टॉप स्कोरर हैं। उप कप्तान ऋषभ पंत ने भी 2 शतक के साथ 342 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा ने बर्मिंघम टेस्ट में 89 और 69 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन बनाए और दूसरी पारी में अहम मौके पर बेन स्टोक्स का विकेट लिया। पिछला मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने लॉर्ड्स टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के खेलने की पुष्टि की है। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है। मोहम्मद सिराज दूसरे और आकाशदीप तीसरे तेज गेंदबाज होंगे। पिच की बात करें तो लॉर्ड्स की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है। अब लॉर्ड्स में शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। पहले 2 टेस्ट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सिलसिला तीसरे टेस्ट में भी जारी रहेगा। लॉर्ड्स का मैदान तैयार है और टीम इंडिया भी तैयार है एक और महा मुकाबले के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। तो आज भारत इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मुकाबला होने वाला है। इस समय हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे जानकारी लेते हैं। मुकेश, यूँ बात करें अगर लॉर्ड्स की, तो लॉर्ड्स को कौन लीड करेगा ये तो आज से पता चलेगा जब तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन अगर लॉर्ड्स की बात करें तो कई ऐतिहासिक मैचों का गवाह रहा है लॉर्ड्स। अगर आज की बात करें तो भारत किस रणनीति के साथ उतरेगी, क्योंकि बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, मजबूत टीम इस समय नजर आ रही है, मजबूत इरादे नजर आ रहे हैं। भावना, देखिए सबसे पहली बात, अब जो इंडिया की टीम है वो कम्प्लीटली जो है वो मेकओवर हो चुकी है, बदल चुकी है। अगर लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ग्राउंड की बात करें तो सौरव गांगुली का वो टेस्ट नेटवर्क सीरीज में टी-शर्ट घुमाना आज तक हर किसी के जहन में जिंदा है। जब लोग सोचते थे इंग्लैंड में हम मैच नहीं जीतेंगे, तब हमने वहां पर जीत दर्ज करी थी। और उसके बाद शुभमन गिल जो बतौर 25 साल का एक युवा खिलाड़ी जिस अंदाज में देखिए कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, तो उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रखे हैं। यानी जो लगान वसूल करने की बात थी, यहाँ तो 10 गुना लगान वसूल कर रहे हैं जाकर के। चाहे ऋषभ पंत है, मानो सब में एक अलग सी आग लग गई है कि नहीं भाई कुछ करके ही दिखाना है। और एक अच्छी खासी टीम की जो स्ट्रैटेजी दिख रही है, जसप्रीत बुमराह की यहाँ वापसी हो सकती है। वहां पर इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर जो 4 साल बाद जो है टीम में वापसी करेंगे, टेस्ट टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। एक बार फिर से लॉर्ड्स में आपको एक अच्छा खासा घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे बेन स्टोक्स की टीम वापसी करना चाहेगी कि नहीं भाई ये जो हार थी ये उनके लिए बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर थी। और उन्होंने कई कमेंट भी किए कि नहीं इस बार जाकर के लॉर्ड्स में दिखाएंगे। क्यूरेटर को बोला है कि पिच पे घास छोड़ दी जाए, क्योंकि अमूमन वो लोग फास्ट पिच पे खेलने के पसंदीदा है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम कैसे बल्लेबाजी करती है, कैसे अपने आप को वापस लाती है, ये देखना होगा। और जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर देखिए आप सेट है, KL राहुल से लेकर के आप शुभमन गिल को देखिए, ऋषभ पंत को देखिए। और ऋषभ पंत की तो बेन स्टोक्स ने तारीफ करी है कि
जब वो खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो उनके खेलने का अंदाज जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो ऐसे में एक बार फिर से लॉर्ड्स में लीड्स के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी। बिल्कुल, अगर बर्मिंघम की बात करें वर्सेस लॉर्ड्स की बात करें तो क्या भारत अपनी रणनीति में कोई चेंज ला सकता है मुकेश? भावना देखिए, अब इसमें जसप्रीत बुमराह की यहाँ वापसी होगी तो थोड़ा सा बॉलिंग ऑर्डर में हो सकता है कि आकाशदीप को पहले ओवर के लिए आमंत्रित किया जाए या मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह, लेकिन और कमोबेश को ज्यादा मेरे को बैटिंग ऑर्डर में चेंज होना दिख नहीं रहा, क्योंकि जिन बल्लेबाजों को मौका मिला उन्होंने अच्छा किया, कुछ का वेटेड है, लेकिन इसी कमोबेश इसी इरादे से जाएगी। एक जसप्रीत बुमराह की यहाँ पर वापसी होती दिख रही है, वो देखना होगा कि बॉलिंग एक्शन में कैसे यूज करते हैं। और जसप्रीत बुमराह जितने बड़े खिलाड़ी हैं, पहले मैच में आप देखिए 5 विकेट उन्होंने निकाले थे, वो मुकाबला भी 75% तक हमारी गिरफ्त में था, लेकिन लास्ट के सेशन में इंग्लैंड के बल्लेबाज उसमें बाजी मार गए। लेकिन इससे एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है, और सबसे बड़ा क्रिकेट जो होता है वो टेस्ट मैच का क्रिकेट होता है। अगर टेस्ट मैच आपने अच्छे से 5 दिन खेला है और उसके बाद जीत मिलती है तो एक अलग सुकून मिलता है। बड़े बड़े खिलाड़ी आप देखेंगे, उनके कमेंट है कि अगर आपको रियल क्रिकेट देखना है तो टेस्ट क्रिकेट देखिए, और इस समय जो इंडिया इंग्लैंड का चल रहा है इससे बढ़िया रियल टेम्परामेंट और रियल टेस्ट कहीं देखने को नहीं मिल सकता। बिल्कुल, कप्तानी जो शुभमन गिल की रही है अब तक की, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग ऑर्डर भी मजबूत रखा है, ओपनिंग बैट्समैन ने ही जो अंग्रेजों के जिस तरीके से आपने बताया छक्के छुड़ा दिए, ऐसे में शुभमन गिल की रणनीति क्या रहेगी एज अ कप्तान? बिल्कुल, देखिए शुभमन गिल अपने ऑर्डर पे आकर के खेलेंगे, ऊपर केएल राहुल को मौका देंगे, साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल, उनकी भी तारीफ करते बनती है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी, दूसरे मैच में देखिए ये सब एक यंग ब्रिगेड है, जिस तरह से खेल रहे अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश बॉलर जो अपनी पेस बैटरी के लिए जाने जा रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कितना अच्छा फुटवर्क, कितना अच्छा उन्होंने अपने आप को टेम्परामेंट कर रखा है। अब शुभमन गिल के देखिए क्रीज के बाहर आकर के खेलते हैं, उनको पता है कि स्विंग होगा, यहाँ पर रिवर्स स्विंग होगा, तो आप पहले ही तैयारी करके आए और इस तैयारी का आपको रिजल्ट मिल रहा है। 5 मैचों की सीरीज है, आप देखिएगा निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, जो क्लास देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से, जो शॉट खेलने को। ऐसा नहीं है इंग्लैंड के बल्लेबाजों में कोई कमी है, जो रूट का जो विकेट आकाशदीप ने निकाला, सचिन तेंदुलकर ने उसको सीरीज ऑफ द विकेट करा दिया। जो रूट जैसे बल्लेबाज खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये हुआ क्या है। तो इंग्लैंड के पास भी बल्लेबाजी गेंदबाजी है, लेकिन यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो दोनों टीमों के विश्वास की परीक्षा होगी, उनकी सहनशीलता की परीक्षा होगी, क्योंकि हड़बड़ाहट में जो जाएगा वो मैच गवाएगा, और यहाँ से जिसको लीड मिलेगी उसकी एडवांटेज और यहाँ पर पुख्ता हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे बर्मिंघम में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, कोशिश यही होगी टीम इंडिया की लॉर्ड्स में भी वो ऐतिहासिक जीत भारत को दिला पाए हमारी टीम इंडिया। फिलहाल मुकेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त ले रहे हैं एक छोटा से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं, क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त हो चला अब हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का।
अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी रेशमा। सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की वो कौन सी खबरें हैं जिन्हें अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज जगह मिली है? हाँ बिल्कुल भावना, बहुत सारी खबरें आज भी हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए, और सबसे पहले मेरी ओर से भी सुप्रभात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सफल यात्रा के 5 देशों के साथ वापस आ चुके हैं, और आपको बता दें कि अपने आखिरी पड़ाव में वो नामीबिया में थे। तो वहीं से ये खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और नामीबियाई राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और भारत नामीबिया के बीच स्वस्थ स्वच्छ ऊर्जा समेत 4 अहम करारदाद को मंजूर किया गया है। और साथ ही यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है, और इन समझौतों से हमारी रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों को विकास के नए अवसर भी मिल रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। अगर भारत की बात करें तो आपको बता दें कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिखाई दिया है। 1000 मीटर की गहराई में बचाव अभियान का अंजाम देगा नस्तार। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ये जहाज़ समुद्र में डूबे बचाव पोत DCRV के लिए आपको बता दें कि मदरशिप के रूप में भी काम करेगा, ताकि पानी के नीचे किसी पनडुब्बी में अपनी स्थिति के कर्मियों को बचाया जा सके। और नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि 1000 मीटर की गहराई तक गोताखोर निगरानी और बचाव अभियान का सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए बहुत अच्छी तरह से इसमें काम कर सकेंगे। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम और दिलचस्प हो जाती है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में उगाई मेथी और मूंग। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने अंतरिक्ष प्रवास के अंतिम चरण में एक किसान की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पैट्री डिश में मूंग और मेथी उगाई है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के फ्रीजर में रखा और इसकी तस्वीर भी साझा की है। शुक्ला ने ये कार्य एक अध्ययन के तहत किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अंकुरण और पौधों का प्रारंभिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। ये खास खबर हो जाती है और काफ़ी दिलचस्प भी है ये खबर। और अब देख लेते हैं चलते चलते आखिरी सुर्खी। ये भी काफ़ी अहम हो जाती है, ख़ासतौर से DU के स्टूडेंट्स के लिए। दिए हैं 5 या 6 CUET पेपर। DU लेगा बेस्ट 4 का स्कोर। 1 लैंग्वेज पेपर भी ज़रूरी बताया है। एडमिशन प्रोसेस का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। 19 को जारी होगी पहली लिस्ट। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने 5 सब्जेक्ट की CUET परीक्षा दी है उनके लिए ये खबर है। आपको बता दें कि उनके भी 4 सब्जेक्ट व स्कोर को ही DU लेगा, जिसमें ज़्यादा नंबर हैं। बेस्ट 4 सब्जेक्ट में लैंग्वेज का पेपर ज़रूरी होगा। इस बार DU में ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सों में 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनने का मौका दिया गया है, और साथ ही 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के आधार पर मेरिट बनेगी। साथ ही इस बार एक अच्छी खबर यह है कि साइंस सब्जेक्ट में लैंग्वेज में 30% मार्क्स की शर्तों को भी हटा दिया गया है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने DU का एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो जाती है। रेशमा, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। आपको बता दें कल प्रधानमंत्री अपने 5वें और अंतिम चरण में नामीबिया थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह स्वदेश लौट आए हैं। 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेश लौटने की। 2 से 9 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया सहित 5 देशों का दौरा किया है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया है। आज इन 5 देशों की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विश्वास जताया है कि 5 देशों की उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में भारत के बंधन और मित्रता को मजबूत करेगी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा पर थे। जिन विदेश यात्राओं का प्रधानमंत्री ने जहां भाग लिया वो घाना, हमास ने गजा में संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 10 बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। समूह ने कहा है कि संघर्ष विराम के लिए चल रही वार्ताएं इजरायल के अड़ियल रुख के कारण कठिन हैं। और आइए अगली खबर का रुख करेंगे। ट्रंप ने ब्राजील से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है। साथ ही ब्राजील के खिलाफ अनुचित व्यापार के जांच के आदेश दिए हैं, जिससे टैरिफ और भी अधिक बढ़ सकता है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को ब्राजील पर 10% शुल्क लगाया था। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को डिटेंशन सेंटर में फिर भेज दिया है। ये गिरफ्तारी मार्शल लॉ से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर की गई है। यदि नए आरोपों में अभियोग तय होते हैं तो वह 6 महीने तक हिरासत में रह सकते हैं। अमेरिकी उद्यमी इलॉन मस्क के नेतृत्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सीईओ लिंडा जेसारेनो ने त्यागपत्र दे दिया है। लिंडा ने कहा है कि वे मस्क की बहुत आभारी रहेंगी क्योंकि उन्होंने कंपनी का कायाकल्प करने और एक्स को एवरीथिंग ऐप में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तुर्की की आपराधिक अदालत ने देश में इलॉन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब चैटबॉट पर तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयप एर्दोगान, उनकी दिवंगत मां और आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क सहित अन्य प्रमुख हस्तियों के विरुद्ध आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगा। हालांकि ये विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया मंच एक्स पर उपयोगकर्ताओं के सवालों के जवाब देते हुए ग्रॉक ने तुर्की के नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आप जानते हैं आपके शहर का मौसम का हाल। आज नया सवेरा के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं उज्जैन। उज्जैन जहां गुरु पूर्णिमा पर महाकालेश्वर मंदिर में हुए विशेष भस्म आरती का आप आनंद लीजिए। सुबह का समय है, आप हर हर महादेव का जाप कीजिए या जिस भी आराध्य को आप मानते हैं उसको याद कीजिए और इसी मनोकामना के साथ कि आपका दिन अच्छा रहे, इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।
पंचायतं देवताभ्यो नमः प्राणापरिमलधूपं समर्पयामि।